नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। DSSB TGT PGT हिंदी परीक्षा हो या UP TGT PGT हो या फिर LT ग्रेड की परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न जो है आप लोगों को अवश्य ही परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की रिवीजन करते हुए हम देख कर लेते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। बार बार तथ्यों की रिवीजन और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। इसी उद्देश्य के साथ DSSB TGT PGT हिंदी की प्रिपरेशन को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले हम देखेंगे गारसा दातासी जी के संबंध में समझेंगे, क्योंकि गारसा दातासी जी ने ही हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास किन्होंने लिखा था? गारसा दातासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। और इनके ग्रंथ का जब नाम पूछ लिया जाता है परीक्षा में तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इनके ग्रंथ और जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी के ग्रंथ का नाम। तो इन दोनों के ग्रंथों का नाम आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है और ध्यान रखना है कौन सा जो है गारसा दातासी जी का ग्रंथ है और कौन सा जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। तो इसलिए आपको एक एक तथ्यों की बार बार हम रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको परीक्षा तक आपके सभी तथ्य जो है बार बार रिवीजन होने से पक्के हो जाए और परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और कन्फ्यूजन जब ऑप्शन में आप प्रश्नों को देखो तो आराम से उनका आंसर भी लगा सकोगे। तो देख लेते हैं गारसा दातासी जो फ्रेंच विद्वान हैं उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान। यहाँ पर जो एंदोई जो शब्द है, एंदोई के लिए जो है हिंदी का अर्थ निकलता है और हिंदुस्तानी के लिए जो है हिंदुस्तानी या उर्दू का अर्थ के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यानी एंदोई हिंदी और हिंदुस्तानी उर्दू को हम यहाँ कहेंगे। तो हिंदी में जो इसका अर्थ हो जाएगा इनके ग्रंथ का, तो इस हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास जो है इसका हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, इस ग्रंथ का हिंदी का अर्थ बताइए। तो हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किन्होंने किया? गारसा दातासी जी ने किया, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। और यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था कि क्या नाम था इनकी पुस्तक का? इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। बार बार आपको इनके ग्रंथ को रिवाइज कर लेना है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसका प्रकाशन द इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकाशन जो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा किया गया। उसके बाद गारसा दातासी के ग्रंथ में जो इन्होंने ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में कुल जो है 738 कवि है, जिसमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि शामिल हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कुल हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है, कुल कितने ग्रंथ हैं। तो देख लेते हैं आगे। इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है गारसा दातासी जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। इस प्रकार से प्रथम संस्करण को भी 2 भागों में प्रकाशित किया गया, जो कि पहला भाग 1839 ईस्वी में आया और दूसरा भाग जो है 1847 ईस्वी में आया। ये जो है प्रथम संस्करण के ही 2 भागों को प्रकाशित किया गया 1839 और 1847 में। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि पहला संस्करण 1839 में आया, द्वितीय संस्करण 1847 में आया, तो ये गलत हो जाएगा।
तो प्रथम संस्करण को ही 2 भागों में प्रकाशित कराया गया। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। इस प्रकार से अगर परीक्षा में ऑप्शनों को देखते हुए आपको आंसर लगाना है कि पूछा क्या गया है, किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो दूसरा संस्करण है गारसादा तासी जी के ग्रंथ का, उसको भी जो है 3 भागों में प्रकाशित कराया। तो 3 भागों में जो है पहला और दूसरा भाग 1870 में ही प्रकाशित करा दिया गया था और तीसरा भाग जो है 1871 में प्रकाशित कराया। उसके बाद बात करें आगे हिंदी अनुवाद। जो इनका ग्रंथ है द स्टुअर्ट द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का अनुवाद इस ग्रंथ का अनुवाद जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणसे ने हिंदुस्तानी साहित्य का हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किन्होंने किया? तो लक्ष्मी सागर वाणसाई ने। और इस ग्रंथ का लक्ष्मी सागर वाणसाई ने गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद जो है किस नाम से किया? तो आपको ध्यान रखना है हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से गारसादा तासी जी के ग्रंथ का जो अनुवाद लक्ष्मी सागर वाणसे ने किया और इसका प्रकाशन इन्होंने 1952 में किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे दूसरे नंबर पर महेश दत्त शुक्ल जी ने भाषा काव्य संग्रह नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो भाषा काव्य संग्रह नाम से महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा में लिखने का प्रथम प्रयास जो है इस ग्रंथ के द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास इन्होंने, जिसका प्रकाशन जो है 1873 ईस्वी में नवल किशोर लखनऊ से हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर जी द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। अगर हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखने वाले लेखक का नाम बताइए तो शिव सिंह सेंगर। और हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया? वो लिखा है महेश दत्त शुक्ल जी ने। और हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात किन्होंने किया? वो किया गारसादा तासी ने, जो कि उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। ये आपको सभी तथ्यों को ध्यान से समझना है कि हिंदी भाषा में पूछा जाए तो महेश दत्त शुक्ल जी का सर्वप्रथम प्रयास है और गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा। और दूसरे नंबर पर जो हिंदी भाषा में लिखने वाले विद्वान हैं वे हैं शिव सिंह सेंगर जी, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। और शिव सिंह सरोज में जो है 838 जो है भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। लगभग 1000 कवि भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला अगला लेखक है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी एक पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। उनके बाद जो है जॉर्ज ग्रियर्सन भी जो है एक पाश्चात्य विद्वान रहे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। गारसादा तासी ने तो सूत्रपात किया था, लेकिन उन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं इनके ग्रंथ का नाम मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से जो है इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा किया गया।
तो काल कर्मानुसार की बात आ जाए, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का काल कर्मानुसार प्रयास किस विद्वान ने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगर ये पूछ लिया जाए वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया, तो गारसा दातासी ने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है हर एक तथ्य को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल कर्मानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और जो है गारसा दातासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। उससे पहले जो ग्रियर्सन जी से पहले जो अन्य साहित्य के इतिहास लिखे गए, जो हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा और जो है शिव सिंह सेंगर जी द्वारा, वे भी जो है वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने इसे साहित्य इतिहास लिखा था, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। तो काल कर्मानुसार जो है किन्होंने अपनाया, ये प्रयास किया सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ग्रियर्सन जी के इतिहास की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। लेखक व कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण किया इन्होंने, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सबसे पहले काल कर्मानुकरण पद्धति को अपनाते हुए हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास सबसे पहले जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। ये उसके बाद देख लेते हैं आगे। और जो इनका ग्रंथ था भाई, गारसा दातासी जी ने तो फ्रेंच भाषा में लिखा और इनका ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये भी जो है ध्यान रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर है, देख लेते हैं इनकी इतिहास ग्रंथ की विशेषताओं का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का जो भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत व अरबी, फारसी, उर्दू को उससे पृथक करना जो है इनके इतिहास ग्रंथ में दिखाया गया। उसके बाद देख लेते हैं अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता व ईमानदारी का परिचय इन्होंने दिया। उसके बाद देख लेते हैं ग्रंथ का काल खंडों में विभाजित तथा प्रत्येक अध्याय का विशेष का सूचक के रूप में भी इन्होंने दर्शाया। यानी कि इनका जो प्रत्येक अध्याय काल को उन्होंने विशेष सूचक के रूप में दर्शाया है। जैसे कि उन्होंने लगभग जो है 11 कालों में विभाजन किया। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जैसे कि उन्होंने जो अपने इतिहास ग्रंथ में चारण काल, रीति काव्य, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे तुलसीदास जी का समय था तो तुलसीदास जी व अन्य प्रवृत्ति कवि रहे, इनके जो काल इन्होंने हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया। अलग अलग कालों में इन्होंने इस प्रकार से बांटा कि विशेष रूप से जो वहाँ पर चली हुई थी, बिल्कुल विशेष पद्धति कह सकते हैं, जो परिस्थितियाँ कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं, जिस चीज़ का प्रभाव पड़ा हुआ था उसी का कालखंड को उन्होंने काल का नाम अध्याय को उन्होंने कालखंड का नाम उन्होंने दे दिया। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं। जैसे कि प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होंने चारण काल नाम दिया आदिकाल को। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ का कालखंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया और विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या तथा उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन इन्होंने किया। और हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काल, धार्मिक काल, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने करना किया। और 7वें नंबर पर देख लेते हैं 16वीं सदी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग इन्होंने माना। और जॉर्ज ग्रियर्सन जी के काल विभाजन हम इस प्रकार से देखते हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है 11 भागों में अब हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंडों को बांटा है। सबसे पहले आएगा चारण काल, जो कि 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक इन्होंने माना चारण काल का समय। फिर है उन्होंने रीति काव्य कहा 1500
1680 से लेकर के 1692 ईस्वी तक के समय को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण नाम दिया। तुलसी के अन्य प्रवृत्ति नाम दिया एक कालखंड को उन्होंने 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच के कालखंड को। फिर जायसी की प्रेम कविता का भी नाम दिया है एक कालखंड को। फिर 18वीं शताब्दी कहा और उसके बाद जो है ब्रिज का क्रिश्चियन संप्रदाय नाम भी दिया है इन्होंने एक अध्याय को, जो कि 1500 से लेकर के 1600 ईस्वी तक रहा। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से लेकर के 1857 तक के समय को इन्होंने कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम दिया। फिर उसके बाद मुगल दरबार भी नाम दिया है एक अध्याय को। फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान व विविध, और फिर है तुलसीदास। तो इस प्रकार से ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभाजित किया है। उसके बाद देख लेते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। जॉर्ज ग्रियर्सन की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी रही है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया। ग्रियर्सन ने इसमें 952 कवियों को शामिल किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे भाई, हिंदी में अनुवाद जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का ग्रंथ है उनका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। इसका प्रकाशन इनका प्रकाशन है वो 1957 ईस्वी में किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जो गारसा दातासी जी के ग्रंथ है उसका अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वाणसे ने किया, और जॉर्ज ग्रियर्सन जी का इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ का इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया अनुवाद। हिंदी अनुवाद जब किया तो इसका प्रकाशन 1957 में किया गया, और गारसा दातासी का जो प्रकाशन किया अनुवाद करके वो 1952 में, और ग्रियर्सन जी का 1957 में। इस प्रकार हर एक बिंदुओं को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला लेखक है हमारा वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा जो है मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ लिखा गया, और मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र आदि शामिल है। और मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया, और इसमें 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया गया। लगभग 5000 कवियों का जीवन वर्णित जो है इनके इतिहास ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। तो 4591 न देकर कई बार जो है परीक्षा में लगभग 5000 कवि भी वहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर लगाना है। अगर एक्यूरेसी के साथ ये संख्या दी गई हो तो आपको यही लगानी है आंसर में, लेकिन अगर लगभग में दी गई है तो लगभग 5000, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मिश्र बंधुओं ने पुस्तक लिखी। मिश्र बंधुओं द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में ये प्रकाशित हुई। इसका वर्णन जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से किया गया मिश्र बंधुओं जी द्वारा। सबसे पहले जो है प्रारंभिक काल, पूर्वारंभिक काल 643 से लेकर 1286 ईस्वी तक, उत्तर प्रारंभिक काल जो है 1286 से लेकर के 1387 तक, यानी कि प्रारंभिक काल और मध्य काल व अलंकृत काल
तथा परिवर्तन काल, 4 भागों में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों को विभाजित किया है ये मिश्र बंधुओं जी ने। और प्रथम का जो प्रारंभिक काल है उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा है उत्तर प्रारंभिक काल। पहला पूर्व प्रारंभिक काल, दूसरा भाग उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय 643 से लेकर 1286 तक का समय दिखाया गया है और साथ ही उत्तर प्रारंभिक काल का 1286 से लेकर के 1387 तक का समय इसमें शामिल किया गया है। और फिर आता है मध्य काल। मध्य काल को भी 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया। प्रथम भाग जो है पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल जो है 1388 से लेकर 1503 ईस्वी तक का रहा। दूसरा भाग रहा पूर्व माध्यमिक काल का, दूसरा भाग रहा माध्यमिक काल का, वो है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो समय है वो 1504 से लेकर के 1623 ईस्वी तक रहा। इसके बाद अलंकृत काल। अलंकृत काल का समय इन्होंने जो है पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, इनको भी अलग अलग भागों में इन्होंने विभाजित किया गया है। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल का समय 1624 ईस्वी से लेकर 1733 ईस्वी तक और उत्तर अलंकृत काल का जो समय दिया गया है वो 1734 से लेकर 1832 तक का दिया गया है। फिर किया इन्होंने अंतिम जो काल लेकर के आए वो है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल जो है 1833 ईस्वी से लेकर के 1868 ईस्वी तक के समय को इन्होंने परिवर्तन काल का नाम दिया है। इस प्रकार से प्रारंभिक काल और प्रारंभिक काल के बाद जो है माध्यमिक काल और माध्यमिक काल के बाद जो अलंकृत काल, अलंकृत काल के बाद जो है परिवर्तन काल। इस प्रकार से जो है मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक माध्यमिक के भी उन्होंने 2 भागों में इनको विभाजित किया और साथ ही अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया और परिवर्तन काल फिर अंत में जो है परिवर्तन काल का जो इन्होंने समय बताया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी से के इतिहास ग्रंथ से भी संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। सबसे सर्वोच्च स्थान किसके ग्रंथ का रहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों के लेखकों को इसमें शामिल किया गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से जो है सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिला है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो नागरी पंचाणी सभा में प्रकाशित हुआ। कहाँ पर प्रकाशित हुआ? तो नागरी पंचाणी सभा जी द्वारा प्रकाशित किया गया। और हिंदी जो शब्द सागर किस रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को इन्होंने लिखा? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से इन्होंने जो है इसको प्रकाशित कराया गया 1929 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो आलोचना से इसे अलग बताया। जो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक बताया और अपने विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इसमें इन्होंने परिचय दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया गया और शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया गया यानी कि कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से किसे अभिहित किया?
शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद शुक्ल जी के बाद हम पढ़ लेते हैं एडविन ग्रिव्स, जिनका हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ का नाम है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रिव्स ने 1917 ईस्वी में हिंदी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कई बार पूछ लिया जाता है इन्होंने कितने भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया, 5 भागों में। फिर आते हैं हमारे मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन जी द्वारा लिखा गया तज़किरा ई सुवारी ई हिंदी 1848 ईस्वी में नामक इस ग्रंथ जो मौलवी करीमुद्दीन जी द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ में 5 बार कालक्रम का ध्यान रखा गया और इसमें कुल 1004 कवियों को शामिल किया गया, जिसमें 62 कवि जो हैं हिंदी के रहे। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास 3 इतिहास ग्रंथों की रचना इन्होंने की। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी 1940 ईस्वी में। फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने 1952 में लिखा। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से एक जो है इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में किया गया। और जो है रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, अपभ्रंश भाषा का पहला कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का पहला कवि जो है, सबसे पहले कवि, एक सेकंड भाई, जो स्वयंभू जी है भाई, वे अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि रहे हैं, लेकिन रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। जिस प्रकार से शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य व पुंड कवि को माना और स्वयंभू कवि को रामकुमार वर्मा जी ने माना और अब्दुल रहमान को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। इस सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने माना। इसी प्रकार से अलग अलग हिंदी के कवि जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग माने गए हैं। लेकिन रामकुमार वर्मा की यहाँ बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में बताया कि हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वयंभू जी माने जाते हैं। तो स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना और प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ उन्होंने 693 ईस्वी से स्वीकार किया। और जो रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनका ये एक अधूरा ही इतिहास ग्रंथ रह गया था, जो कि केवल रीतिकाल तक के समय की जो वर्णन इसमें किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा लेखक है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा हिंदी साहित्य लिखा गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन भी किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभाजित किया, जैसे आदिकाल, मध्यकाल व आधुनिक काल पूछा जा सकता है। धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया? तो 3 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हम देख लेते हैं भाई, जो कि इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से संबंधित रहे हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद जो है किसने किया? वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में
जिसे प्रकाशित कराया गया। कई बार पूछा गया है भाई, यह हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर है। हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर पूछ लिया जाए तो कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का नींव का पत्थर माना जाता है, और जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुप्रसिद्ध इतिहास व भव्य भवन निर्मित किया, और इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। सॉरी भाई, ये यहाँ से ये कथन दूसरा है भाई, ये प्रश्न दूसरा बन जाएगा। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है, ये कथन किसने कहा? किशोरी लाल गुप्त ने। इस इतिहास ग्रंथ का यानी किस इतिहास ग्रंथ के बारे में इन्होंने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी के ग्रंथ का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस ग्रंथ के बारे में इन्होंने कहा है कि इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। तो ये कथन किसका है? कई बार पूछा जाता है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी का। उसके बाद मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिस्र बंधु विनोद जो नामक ग्रंथ है मिस्र बंधुओं का, वो 4 भागों में विभक्त है। 8 से अधिक इसमें कालखंड दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है। किसको? मिस्र बंधु विनोद के ग्रंथ को जो है पंचांग घोषित किया है। किन्होंने? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। उसके बाद देख लेते हैं, किस ग्रंथ लेखक के लिए शुक्ल जी की स्वीकारोक्ति है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है? तो मिस्र बंधु का ये कथन है। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया 1929 ईस्वी में। यह कथन किस विद्वान का है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ? उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। तो ये नामवर सिंह जी की पंक्ति हमने पहले भी देख ली थी। और उसके बाद देख लेते हैं, किसके अनुसार शुक्ल जी का जो इतिहास अनुपात की दृष्टि से उसका सवाल पांश ही प्रवृत्ति निरूपण परक है और अधिकांश विवरण प्रदान है। ये जो है किसके अनुसार शुक्ल जी के इतिहास के ग्रंथ के संबंध में कहा गया? नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा। कई बार कथनों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमें देखने को परीक्षाओं में मिलते हैं। तो एक बार से हम मुख्य इतिहास ग्रंथ को और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सभी साहित्यकारों के इतिहास ग्रंथ का नाम आपको ध्यान रहे, और इनके बार बार रिवीजन करने से आपको जब परीक्षा में ऑप्शन के साथ इनको वहाँ पर दिया गया होगा तो आप उसका सही आंसर आसानी से कर पाओगे, अगर आपको आपने बार बार तथ्यों के रिवीजन की है तो देख लेते हैं। सबसे पहले रचनाकार व उनके ग्रंथ का नाम, तो पंडित राहुल संस्कृतायन जी द्वारा लिखा गया हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में। और डॉक्टर नगेंद्र जी के इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र जी का इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी के इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। उसके बाद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी के इतिहास का ग्रंथ का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर श्याम सुंदर जी का जो इतिहास ग्रंथ है उन्होंने लिखे हैं हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, हिंदी कोविद रत्नमाला 1909। उसके बाद देख लेते हैं टीकम सिंह तोमर जी के इतिहास के ग्रंथ का नाम है हिंदी वीर काव्य 1945। श्री नारायण चतुर्वेदी जी के ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। उसके बाद देख लेते हैं उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा हिंदी भाषा का
उद्भव और विकास, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथ का भी नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1952 में प्रकाशित कराया गया यह ग्रंथ। उसके बाद जो है उदय नारायण तिवारी जी द्वारा भी इस ग्रंथ को लिखा गया, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से जो है हजारी प्रसाद जी ने भी लिखा था। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया कविता कौमुदी 1917। महेश दत्त शुक्ल जी का हमने देख ही लिया। प्रथम भाषा हिंदी भाषा में लिखने का प्रथम प्रयास इनके ग्रंथ के द्वारा ही किया गया, भाषा काव्य संग्रह 1873। उसके बाद जो है सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। उसके बाद जो है कृष्ण शंकर शुक्ल जी का इतिहास का ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। डॉक्टर इंद्रनाथ मादन जी का है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939। ब्रजरतन दास जी के ग्रंथ का नाम है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। लक्ष्मी सागर वाण से आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 और वियोगी हरि जी द्वारा लिखा गया ब्रज माधुरी सार 1923। उसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। सुमन राजे जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य इतिहास लिखा नीरजा माधव ने। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा संबंधी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अर्थात इन्हीं में से परीक्षा में आपको अवश्य ही जो है 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।